हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो फर्स्ट न्यूज आई है दैट इज रिलेटेड टू अ ब्लास्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। दैट इज एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर आर्म्स और एम्यूनिशंस बनाए जाते हैं स्पेसिफिकली फॉर मिलिट्री। उसके अंदर ब्लास्ट हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, और यहाँ पर जो प्राइम न्यूज अभी आ रही है दैट इज ओनली रिलेटेड टू कि एसआईटी फॉर्म हो गई है ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके कि क्या रीजंस रहे हैं यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर जो है आपके ब्लास्ट के पीछे। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ से अभी एज सच इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं निकला, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है बेसिकली वो किस चीज के लिए होती है। सो दैट इज अ फैक्ट्री जहां पर आर्म्स और एम्यूनिशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, वो चीज आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा कुछ ऐसा ये इवेंट आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। यस, इसके आफ्टर मैथ में जो एसआईटी की रिपोर्ट आने वाली है वो हमारे लिए फॉर श्योर देखने लायक रहेगी कि ऐसा क्या हुआ कि वहां पर ब्लास्ट हो गया। राइट, जो डेथ टोल हुआ है उसके अंदर जो टीम्स आई हैं, अगेन हमें पता है कि स्टेट एसडीआरएफ की जो टीम्स है वो ऐसे मौके पर पहुंच जाती हैं एंड इट इज एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। जो नेचुरली जो रिस्पॉन्स फोर्सेस हैं वो वहां पर एक्टिवेट हो जाती हैं। ऑलराइट, सेकंड इन द लीग इज टुडे इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में डिस्कशन हो रही है म्यांमार को लेके। देखिए, म्यांमार के अंदर जब से मिलिट्री ने कूप करके टेक ओवर किया है तब से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनकंफर्टेबल स्टेट में चली गई हैं। ठीक है, और उसी से रिलेटेड इंडिया और इंडोनेशिया बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही कंट्रीज इस चीज से इंपैक्ट हो रही हैं, क्योंकि दोनों ही जगह इलीगल माइग्रेशन भी हो रहा है और आपस में इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पर जो आपके प्रेसिडेंट आए हैं दैट इज प्रभावो सोबियांतो, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये रिपब्लिक डे के लिए इस बार के चीफ गेस्ट हैं हमारे, तो वो अलग अलग इश्यूज पे हर किसी से मिल रहे हैं। ऑलराइट, he'll be meeting president also, he'll be meeting vice president prime minister Modi, and now in this picture you can see he has met our external affair minister that is S Jaishankar. ऑलराइट, इस आर्टिकल के अंदर आप देखिए यहाँ पर यही चीज डिस्कस हुई है दैट इज द चेन ऑफ एंगेजमेंट्स बिटवीन द मिलिट्री जनता इन नेपिडो एंड द अदर आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसने काफी सारी टेरिटरीज को गेन कर लिया, जो हमने पिछले कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था कि आपकी जो जनता का आर्मी है वहां पर और जो नॉर्मल आर्मी है दैट इज योर जो एक्सट्रीमिस्ट की आर्मी है, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट्रेशन पे आ गई हैं, स्पेशली राखीनी स्टेट के अंदर। ठीक है, जिसका बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ शेयर करता है एंड दैट इज व्हाई देयर आर थिंग्स दैट आर अंडर द ट्रबल जोन। ऑलराइट, तो उसके अंदर ये जो सारी बातें हैं यही यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। अगला न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर यूपी के एक बहुत फेमस टेम्पल को एफसीआरए दे दिया गया है दैट इज योर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और कमाल की बात यह है कि जो प्रीस्ट है जो वहां पर टेक ओवर कर रहे हैं या जो देखभाल करते हैं टेम्पल की, उनका कहना यह है कि टेम्पल की तरफ से किसी तरीके की कोई अपील नहीं हुई थी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। मुद्दा समझते हैं क्या है। आपके बांके बिहारी मंदिर है, ठीक है, वृंदावन के अंदर, जहां पर करोड़ों की तादाद में लोग जो है विजिट करते हैं और फॉरेन से भी कंट्रीब्यूशन आता है, इंडिया से भी डोनेशन होता है, डायरेक्ट प्रीस्ट को भी होता है, चेक्स के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है और दान पेटी में जाता है। ऐसा वहां के जो प्रीस्ट हैं उन्होंने खुद बताया है कि किस तरीके से डोनेशंस होती हैं। होल्ड कौन कर रहा है? देखिए, बांके बिहारी अभी फिलहाल ऑन किया जा रहा है। हेरिडिटरी सेवायत गोस्वामी प्रीस्ट हैं यहाँ पर, जो एंसेस्ट्रल टाइम से ही इस टेम्पल की टेक केयर करते आ रहे हैं। ठीक है, सरस्वत ब्राह्मण्स हैं और डिसेंडेंट्स हैं स्वामी हरिदास के, जिन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। तो आपके लिए सबसे पहले तो इस टेम्पल का ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कहाँ पर है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है। अगेन इट इज दैट इज नागरा स्टाइल का ही टेम्पल है ये। ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो राजा ये पूरी की पूरी हेरिडिटरी लीग है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरी बात जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है दैट इज एफसीआरए, जिसके अंदर जो अमेंडमेंट एक्ट है 2010 का, उसके अंदर ये बोल दिया गया है कि रिलीजियस जो एक्टिविटीज के लिए डोनेशंस आ रही हैं वो रिसीव कर सकते हैं फौरन और वो रेगुलेटेड मैनर में होनी चाहिए।
ठीक है। तो आपको यहाँ से FCRA दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो सीधा सीधा डील करता है कि फॉरेन से किसी भी एनजीओ को अगर कोई डोनेशंस मिलती हैं तो किस तरीके से उन्हें रेगुलेट करना है, इस एक्ट को बार बार अमेंड करके उसके अंदर फर्दर जो है मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं। जैसे लेटेस्ट में अगर आप इसके अंदर जो है अमेंडमेंट, अगर एक बार आप अपने आप को FCRA के अंदर रजिस्टर कराते हैं तो आप 5 साल तक उस चीज के लिए फ्री हैं, और जब आपकी एग्जिट होने वाली है, मतलब खत्म होने वाला है, तो विद इन 6 मंथ्स आपको फिर से री रजिस्टर खुद को करा लेना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको 3 साल लगेंगे फिर से री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो FCRA का जो पूरा प्रोविजन है जो आप अपने GS पेपर 3 के अंदर पढ़ते हो, वो एक बार आज आपको अपने स्टैटिक पोर्शन से रिवाइज कर लेना है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ योर एग्जाम। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू योर प्रलय मिसाइल, जो कि हमारे इंडिया की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये आपका टेबलू का हिस्सा होगी, दैट इज इन द रिपब्लिक डे परेड। देखिए रिपब्लिक डे परेड जो है वो कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होता है, इट इज समथिंग सॉर्ट ऑफ कि पूरे भारत की संस्कृति से लेके, कल्चर से लेके, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, सब कुछ हर एक आपके वहां पर टेबलूज जो है वो निकाले जाते हैं। वो जो शोभा यात्रा होती है, परेड होती है, उसके अंदर एक तरीके से आप मान सकते हैं कि भारत अपनी सक्षमता का प्रतीक दिखाता है कि कितना सक्षम है भारत। समझ पा रहे हैं? तो उसके अंदर DRDO की ये जो प्रलय मिसाइल है ये भी टेबलू के अंदर होगी। ब्रह्मोस मिसाइल पहले हमने शो की थी, ठीक है। हमारे पास प्रतिहार भी है, तो ये आप ये समझ सकते हैं कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को पूरा शो अप होने वाला है इस प्रलय मिसाइल के थ्रू इस बार, ठीक है। जो इस बार की हम क्या कह सकते हैं, आप शोभा यात्रा, मतलब आप कह सकते हैं ये क्वालिटी एक फीचर रहने वाला है। फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को, जो रिपब्लिक डे होने वाला है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली जितनी चीजें हैं वो सब कुछ इसमें बताई गई हैं। नाउ सी, ये जो आपकी प्रलय मिसाइल है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पहली वन ऑफ इट्स काइंड है, दैट इज योर इंडिजिनियस है, शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और ये जो है ऐसी पहली है जो कन्वेंशनल स्ट्राइक कर सकती है, ठीक है। जो आपका बैटल सर्विलियंस सिस्टम है संजय, वो भी पार्ट होने वाला है इस टेबलू का। ऑलराइट, एंड उसके बाद आपकी ये जो मिसाइल है ये 40 किलोमीटर तक आपके एडिशंस कर सकती है, टेक ओवर कर सकती है, ठीक है। 400 किलोमीटर तक, सॉरी, ठीक है जी। तो इस तरीके से बैलिस्टिक आपको पता है जो आपकी एक लूप की तरीके से जा सकती है। क्रूज मिसाइल्स जो आप साइंस एंड टेक में GS पेपर 3 में पढ़ते हैं, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो सीधा जाती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स दे टेक अ ट्राजेक्टरी ऑफ ओवरलूप, इस तरीके से जाती हैं, ठीक है। क्रूज मिसाइल सीधा जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है, बैलिस्टिक का क्या फर्क है, कौन सी मिसाइल सिस्टम किस तरीके से है। तो GS पेपर 3 से आप इस आर्टिकल को इजीली रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बयान दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लेके आया है, दैट इज योर सोशल मीडिया पॉल्यूशन, ठीक है। ये जो टर्म है ये बहुत की एस्पेक्ट बना रही है, क्योंकि इन्होंने, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं दैट इज राजीव कुमार, उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन फोर्स बनाया है हमने, उसी तरीके का कोई एक प्लान लगेगा जो ये इनवर्ड पॉल्यूशन को खत्म कर सके, दैट इज ऑन दी सोशल मीडिया। क्योंकि बहुत ऐसा स्टफ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर टर्बुलेंस क्रिएट करती हैं, जो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है दैट इज नॉट सेफ फॉर द यूजर एंड फॉर द नेशन इटसेल्फ। ऑलराइट, उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि सोशल मीडिया कंपनीज को भी एस्पेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या चीज है जो फेक है, जो अनऑथोराइज्ड है, अनवेरिफाइड है, मिसलीडिंग नैरेटिव्स हैं, कुछ भी बना के कोई भी कुछ भी डाल रहा है और उस चीज को फिर इतना वल्गरली प्रोपेगेट किया जा रहा है कि दैट इज पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर, जो सोशल मीडिया की टेंडेंसी है, उसके बारे में आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वर्ड यूज किया है, और इस वर्ड को आप भी कहीं पर भी कोट कर सकते हो, दैट इज सोशल मीडिया पॉल्यूशन, विच इज दी की एक प्राइम सा वर्ड निकल कर आ गया है सामने जो पहली बार यूज हुआ है।
ऑलराइट, उसके बाद देखिए बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के पेपर में आपके लिए, और आप ये कह सकते हैं ये प्रीलिम्स के लिए सीधा सीधा सा एक क्वेश्चन भी हो सकता है, चाहे वो पंजाब पीसीएस है चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स है, आपके लिए यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नीति आयोग की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट सामने आ गई है। ठीक है जी, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट इंडेक्स किसके बारे में है। हर एक स्टेट की आपकी फिस्कल हेल्थ कैसी है, उनकी डेट मैनेजमेंट कैसी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस तरीके की है, डेट रेशियो क्या चल रहा है, जीडीपी कैसी चल रही है, इस तरीके से कुछ 5 सब इंडेक्सेस हैं इसके, जिसके ऊपर कंट्रोल करते हुए नीति आयोग ने अपनी पहली रैंकिंग निकाली है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसको स्लो करके पढ़ते हैं, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पर आपकी जो स्टेट्स है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट्स को कवर नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि उनको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस हमें खुद देना पड़ता है, तो उनको हम इस तरीके की किसी भी कंपटीशन में नहीं लेके आ रहे हैं। सेकेंडली, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज के अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया है, जैसे अचीवर कैटेगरी है, फ्रंट रनर है, फिर आपकी परफॉर्मर है और एस्पिरेशनल है। अचीवर मतलब जिनके टारगेट गोल्स बहुत अच्छे रहे हैं, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है आपकी यू हैव सबसे पहले नंबर पर ओडिशा आया है, देन छत्तीसगढ़ है, इसी डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर अचीवर दैट इज रेड इन कैटेगरी, सबसे पहले ओडिशा है, फिर छत्तीसगढ़ है, देन उसके बाद गोवा है थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आपका झारखंड है और फिफ्थ पे है गुजरात। ये 5 हैं जो अचीवर कैटेगरी में हैं। फिर उसके बाद आती है फ्रंट रनर कैटेगरी, मतलब जो सबसे लीडिंग एस्पेक्ट में है, तो 6th पे है महाराष्ट्र, 7th पे है आपका उत्तर प्रदेश, 8th पर है तेलंगाना, 9th पर है मध्य प्रदेश एंड 10th पर है कर्नाटका। तो सबसे पहले हो गई अचीवर कैटेगरी, जहां पर 5 है हमारी, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, आपका झारखंड है और गुजरात है। फिर उसके बाद हमारी फ्रंट रनर कैटेगरी, जिसमें यूपी है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है, तेलंगाना और कर्नाटका है, 10 स्टेट्स हो गई। उसके बाद आती है परफॉर्मर कैटेगरी। परफॉर्मर उनसे इंडेक्सेस में कम है। ठीक है, आप जब इस रिपोर्ट को पूरा यहां से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस किस पैरामीटर पे इन्होंने कहां रखा हुआ है, उसके बेसिस पे इन लोगों ने इसको अलाइन किया है। तो यहां पर आपको ये 4 स्टेट्स मिल रही हैं, तमिलनाडु है, राजस्थान, बिहार एंड हरियाणा। और कमाल की बात ये है कि एस्पिरेशनल यानी सबसे लीस्ट जो रहे हैं लिस्ट में, दैट इज योर केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्रा एंड पंजाब। 18 स्टेट्स को ही इस इंडेक्स के अंदर रखा गया है। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जो इंडेक्स है ये ऑल टुगेदर पूरे भारत के लिए है या कुछ चुनिंदा स्टेट्स के लिए है या कितने नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए है। तो आपको ये याद रखना है कि ये 18 स्टेट्स के अंदर हुआ है। ठीक है, कितनी कैटेगरीज में इन्होंने रिजल्ट को निकाला है जी? 4 में निकाला है। कौन सी है? अचीवर है, फ्रंट रनर है, परफॉर्मर है और आपका एस्पिरेशनल है। ठीक है, इन चारों के अंदर आपको सबसे ऊपर वाली याद रखनी है। फ्रंट रनर को दिमाग में बिठा लो कि हाँ गुजरात आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, ठीक है, नीचे से आंध्रा आ रहा है, ये सब लोग आपके किसके अंदर आए हैं? तेलंगाना आ रहा है, ये किसके अंदर आ रहे हैं? आपके फ्रंट रनर कैटेगरी में। फिर उसके बाद कुछ हैं जो परफॉर्मर में हैं, जैसे हरियाणा है, ठीक है जी, राजस्थान है, बिहार है, तमिलनाडु है। एंड जो लीस्ट में रहे हैं वो तो आपको याद रखने ही है, क्योंकि पंजाब का पीसीएस आ रहा है तो वो इसको किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछ सकता है। वेस्ट बंगाल है, केरला है, पंजाब है, ये 3-4 स्टेट्स और आंध्रा, ये 4 स्टेट्स आपकी किस कैटेगरी में है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में है। एस्पिरेशनल मतलब अभी हम एस्पायर कर रहे हैं दैट दे विल लीड अप। ठीक है, ये हो गई बात किस चीज की कि किस किस कैटेगरी में किसको रखा है। नाउ लेट अस टेक अ लुक कि इन्होंने किस पैरामीटर पे रखा है। तो देखिए यहां पर आपको समझ में आ जाएगा देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी, डेमोग्राफी, टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और ओवरऑल फिस्कल स्टेबिलिटी कितनी है। फिस्कल स्टेबिलिटी का मतलब समझ पा रहे होंगे आप, जीएस पेपर 3 से रिलेट कर लीजिए कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से स्टेट के अंदर मोबिलाइज करती है हर चीज को, किस तरीके से टैक्स को मोबिलाइज करती है, कैसे जीडीपी चल रही है, कितना उनका डेट रेशियो चल रहा है, डेट टैक्स कितना चल रहा है, एक्सपेंसेस कैसे चल रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, इन सारी चीजों को देखिए यहाँ पर। जैसे आपके आंध्र प्रदेश और पंजाब को बताया दैट दे आर स्ट्रगलिंग टू मीट द फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, लो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, इसीलिए उनका डेट बर्डन जो है वो बढ़ा हुआ है।
तो दे हैव एक्सप्लेन्ड इट कि किसको हमने किस वजह से नीचे रखा है और किस वजह से ऊपर रखा है। पॉइंट्स की फॉर्म में ये पूरा का पूरा निकाला गया है, डेट इंडेक्स वगैरह रखा है। और आपको याद रखना है कि ये पहली रिपोर्ट है जो अब से हर साल निकलेगी। ऑलराइट, तो ये आपके लिए आज के न्यूज़पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज ये सीधा सीधा प्रीलिम्स का फैक्ट आपके लिए बन के आ रहा है और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस भी आपके लिए अच्छे खासे हैं। ठीक है, उसके बाद एक स्टडी के बारे में डिस्कशन हो रही है। देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर एक स्टडी हुई है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बच्चों के ऊपर, लगभग 13 से 17 साल की उम्र के बच्चों के ऊपर। और ये स्टडी का टाइटल जो है रिपोर्ट का, दैट इज द यूथ माइंड राइजिंग एग्रेशन एंड एंगर, और ये सेपियन लैब्स के द्वारा डॉक्यूमेंट हुआ है, जिसके अंदर 10,475 इंटरनेट इनेबल्ड एडोलसेंट्स के ऊपर स्टडी की गई है। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या सामने आया है। इसके अंदर सामने ये आया है कि जो इस एज ग्रुप के अंदर, जो अर्ली स्टेज के अंदर जिन बच्चों को मोबाइल की एक्सेस मिल जाती है, जो सोशल मीडिया और मोबाइल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, चाहे वो गेमिंग के लिए हो, चाहे वो किसी भी कारणवश मोबाइल के साथ एडिक्टिव हो, तो नेचुरली उनके अंदर एंगर के इश्यूज, ठीक है, यहाँ पर देखिए राइजिंग द फीलिंग्स ऑफ अग्रेशन, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, एंगर, इरिटेटेड रहते हैं, हेल्यूसिनेशन मतलब अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में चलते हैं, जहां उनके दिमाग में रियलिटी से अलग कुछ और चल रहा होता है। ठीक है, तो हेल्यूसिनेटिंग स्टेज में चला जाता है बच्चा, एंड इस तरीके की जो चीजें हैं वो मेंटल हेल्थ को बहुत हद तक के क्या कर देती हैं, इम्पैक्ट डालती है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं दैट देयर इज अ लॉट ऑफ नीड फॉर अ कंट्रोल पेरेंटिंग फॉर डिटैचमेंट्स। ठीक है, अगर आप टेक बेस्ड एजुकेशन भी करा रहे हैं तो देयर इज अ नीड कि कंट्रोल पेरेंटिंग हो, कि कितना लेवल है या कितने हद तक के बच्चे को मोबाइल देखने देना है या इस तरीके की चीजों के आसपास रखना है। ऑलराइट, टाइम एंड अगेन ये स्टडीज सामने आ रही हैं, जिसमें ये भी कहा जाता है फॉर एडल्ट्स ऑल्सो कि अगर आप रात को सोने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले अपने गैजेट्स को दूर नहीं कर पा रहे हैं, देन योर ब्रेन विल नॉट सिस्टमाइज करेक्टली। राइट, तो देयर आर एम्पल नंबर ऑफ स्टडीज कमिंग अप जो शो कर रही हैं कि किस तरीके से स्मार्टफोन्स की वजह से या आपके इंटरनेट सर्विसेज की वजह से चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। ये भी उसी का एक नमूना है और इसको आप अपने आंसर राइटिंग के अंदर केस स्टडी के तौर पे कहीं पर भी लिख सकते हो, एग्जैक्ट इस रिपोर्ट के नेम को क्लेम कर सकते हो। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इन द लीग, देखिए हमें पता है कि आज के दिन हमारे यहाँ पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स आती हैं, लगभग 4 अलग अलग देश के 4 अलग अलग कोनों से हर सैटरडे को ये पब्लिकेशन आता है हिंदू के अंदर। इस बार की जो पब्लिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेटेड टू महाकुंभ। आप इस आर्टिकल को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए अगेन यहाँ ग्राउंड जीरो के अंदर जब भी चीजें आती हैं दे आर रिलेटेड टू अ लोकल स्टडी। ठीक है, लोकल लोगों से बात करके वहां की आसपास की कलेक्टिव इंफॉर्मेशन गेन करके उस तरीके से है। लेकिन अगर हम उसे ब्रॉडर एस्पेक्ट पे अपने लिए कुछ निकालना चाहें तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे आज हम यहां से महाकुंभ एज सच क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या इंपटेस रखता है, उस तरीके से इस आर्टिकल को समझेंगे, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हैपनिंग एट दिस टाइम इन इंडिया। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग होती है विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां मास नंबर के अंदर आपको फूड फॉडर शेल्टर मिलता है, जो सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, जहां पर आस्था, श्रद्धा, विश्वास सब कुछ साथ में चलता है। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जहां कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा माना जाता है, प्रेफरेंसेस दी जाती है, बट ये एक ऐसा इवेंट है जहां आप ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य है, जो भी कोई है वो इस टाइम पे सिर्फ एक भक्त है, डिवोटी है, जो आ रहा है और उस पवित्र संगम के अंदर स्नान करके जा रहा है। ठीक है जी, ऐसा ही कुछ क्लेम्स इस आर्टिकल्स के अंदर किए गए हैं, जहां पर आपको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स बताए गए हैं महाकुंभ के, कि कहां तक के ये जो एक इकलौता इवेंट है 45 दिन का, कितना बड़ा इंपटेस रख रहा है स्पेसिफिकली फॉर योर इंडियन ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो लेट्स टेक ए लुक कि किस तरीके से चीजें आ रही हैं। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लगभग अभी तक
10 करोड़ लोगों की मान्यता है कि जो लोग हैं वहां पर डिप लगा चुके हैं, और आने वाले 2 स्नान जो हो रहे हैं दैट इज ऑन 29th जो अमावस्या के दिन है, और जो 2nd को है, उस दिन माना जा रहा है कि इन 2-3 दिनों के इवेंट के अंदर लगभग 15 करोड़ लोग वहां पर इकट्ठा होने वाले हैं जो डिप करेंगे। तो इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर, इट इज अ वेरी लार्ज गैदरिंग ऑफ नंबर, ठीक है। बहुत करोड़ों की संख्या में जब लोग इस तरीके से आ रहे हैं और वहां पर बहुत ही स्मूथली सब कुछ हो रहा है, तो इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। नाउ लेट्स टेक अ लुक, हम इस आर्टिकल से निकालना क्या है। देखिए, सबसे पहले इस आर्टिकल के अंदर एक स्टोरी के साथ स्टार्ट किया जा रहा है कि ये एंशिएंट टाइम में स्टार्ट कहां से हुआ, क्या इसकी पीछे से सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले देखो यहां पर बताया गया है कि जब देवताओं और असुरों के बीच में आपका समुद्र मंथन हुआ, तो उस टाइम पर ये चीज हो गई थी कि क्या पता शायद असुर ना जीत जाएं, इसीलिए भगवान विष्णु जो है वो जो कुंभ जो आपका कुंभ है दैट इज जिसके अंदर अमृत पान करने के लिए जो मटका जिसे कहा जाता है, उसे लेकर वो अपने मोक्ष को अटेन करने के लिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ही वेंट अवे, ठीक है, वो वहां से चल दिए। तो उसके बाद ये जो कुंभ, हाँ सी यहां से पढ़ते हैं that asuras would trick them, devas interested Lord विष्णु कि वो कुंभ यानी उस अर्न को लेके जिसके अंदर अमृत है वो वहां से चले जाएं, और ऐसे में जब लॉर्ड विष्णु गए तो 4 जगह अमृत की बूंदें गिरूं, और वो 4 जगह कौन कौन सी है जी? हरिद्वार है, आपका वाराणसी है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, नासिक और उज्जैन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भारत में इन 4 जगहों पर कुंभ लगता है, ठीक है। क्योंकि ये जो यात्रा है लॉर्ड विष्णु की ये 12 दिन के लिए थी, और वो दिन हर दिन 1 साल के बराबर होता है, इसीलिए जो महाकुंभ है वो 12 साल के बाद आता है। एल्स और अदरवाइज अर्ध कुंभ या कुंभ मेला होता है जो 3 साल या 5 साल के बाद फिर से ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है बाकी जगहों पर, ठीक है। तो अब ऐसा क्योंकि इन जगहों पर ये जो और आपका जो मुहूर्त है ये एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड होता है, जहां पर मेनली जुपिटर और सन की लोकेशंस देखी जाती है, ठीक है, और आपके मून की, तीनों की जो दशा है यानी एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज करने के बाद ये टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि कितने टाइम के लिए महाकुंभ इस बार ओरिजिनेट होने वाला है, ठीक है। और ऐसा ही कुछ ये बताया जा रहा है यहाँ पर, देखिए 13 अखाड़ा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो बात शुरू हो रही है दैट इज रिलेटेड टू योर गुरुज। यहाँ पर भगवान की तरफ से अमृत पान करवा दिया गया है, इसीलिए माना जाता है कि इस जगह पे डुबकी लगाने से आपके सारे पाप कट जाएंगे। पहली बात हो गई, ये हो गया रिलीजियस एस्पेक्ट। अब शुरू हो रहे हैं इसके रिलीजियस एस्पेक्ट के 2nd चैप्टर के ऊपर, जहां गुरुज यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको 13 अखाड़े, अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग लोग मिल रहे हैं, जिसके अंदर देयर आर एम्पल नंबर ऑफ लोग, जो लगभग 41 बाथिंग घाट्स बनाए गए हैं, 30 पॉन्टून ब्रिजेस, और यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर 13 अखाड़े हैं, जस्ट अ सेकेंड, जिसके अंदर डिप लगाने से जो लोग हैं वो इन गुरुओं का आशीर्वाद लेना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि कुंभ पिलग्रिमेज के अंदर अलग अलग हैं, जैसे आपके अघोरीज हैं, ठीक है, जैसे आपके नागा साधुज हैं, अलग अलग अखाड़े से अलग अलग साधु लोग हैं जो वहां पर ऑलरेडी बैठे हैं, जिसमें से एक का जिक्र यहाँ पर बड़ा ही फैसिनेटिंग रूप से किया गया है, एंड दैट इज दी just give me a second, it is related to Darbhanga, no, it is related to Kapil, yes, here it is Kalpvasis, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात हुई है, जो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको 25 सेक्टर के बीच में बांट दिया गया है। मतलब पहले हमने पढ़ा था कि ये जो कुंभ जहां प्रयागराज में हो रहा है उसे पूरा सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया है, उस डिस्ट्रिक्ट को 25 सेक्टर के अंदर बांट दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ताकि क्लेम हो सके कि सेक्टर 1 में आ गए। जैसे अभी पीछे जो फायर इंसिडेंट हुआ था तो इट वॉज एविडेंट कि ये सेक्टर 19 में है, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट जो है इजीली खुद को कैपेबल कर सके चीजों को समझने के लिए, वहां पर कंट्रोल करने के लिए चीजों को, इसीलिए इसको सेक्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से। तो अगेन अ नेक्स्ट लेवल एग्जांपल ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सच अ बिग इवेंट।
उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर कल्पवासीज रहते हैं। कल्पवासीज कौन? जो बहुत लंबे समय के लिए यहाँ रहने वाले हैं। दे आर कंप्लीटली इन अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। वो यहीं पर रहेंगे, वो सूर्योदय से पहले स्नान कर लेंगे, दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं और वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म्स ऑफ मेडिटेशन के लिए रहेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर जो इस इमेज में भी दिखाया गया है, फॉरेनर्स भी आते हैं जो एस्ट्रोलॉजी की स्टडीज करके जाते हैं, मतलब अपने फ्यूचर प्रिडिक्शन करवाते हैं, बिकॉज उनका मानना ये है कि देयर आर द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स अवेलेबल एट द महाकुंभ। ठीक है, कि जो लोग यहाँ पर है इससे ज्यादा बेहतर और हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। और जो आप इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में ऊपर भी हेडलाइन पढ़ रहे हो, वो भी एक इटालियन के आपके दैट इज टूरिस्ट आए हैं जिन्होंने बोला है कि मैंने लगभग 25 कंट्रीज में विजिट किया है, लेकिन भारत में तीसरी बार आ रहा हूं और क्योंकि ये सबसे स्पेशल है। ठीक है, और इस तरीके का इवेंट जहां आप ह्यूमंगस नंबर में देखते हो कि लोग खाना खिलाने के लिए आपको रेडी बैठे हैं, आपको शेल्टर देने के लिए रेडी बैठे हैं, एक दूसरे को, मैं आपको नहीं जानता हूं, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपका कोई खो गया है, अपना कोई है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स विच आर हैपनिंग डे टू डे बेसिस, और यहाँ पर अपने आप में हर कोई एक अलग ही बॉन्ड में बन जाता है इस जगह पर आके। उसके बाद ये हो गया सोशल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट की। तो ये जो इवेंट है ये अपने आप में जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगा रखा है। जितनी भी पॉलिसीज मोदी गवर्नमेंट लेके आई है, जितनी भी आपके अचीवमेंट्स रही हैं उनकी, उन सबको डिपिक्ट किया गया है महाकुंभ के चारों तरफ। ठीक है, हर जगह होर्डिंग्स लगे हैं, बोर्ड्स लगे हैं, जहां चीख चीख कर मतलब उनके बारे में, उनकी पॉलिसीज को प्रोपोगेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है, कितना कंट्रोल्ड मैनर में इस इवेंट को कैरी आउट कर रही है। लास्टली द इकोनॉमी पोर्शन। तो इकोनॉमी के अंदर आप देखिए यहाँ पर जो लास्ट का पैराग्राफ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाकुंभ इकोनॉमी, ये कहा गया है कि लगभग 7500 करोड़ है जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि 2 लाख करोड़ की आपकी यहां से जो है इंडिया का शेयर होने वाला है, मतलब इतने की यहां से इन्वेस्टमेंट निकलने वाली है। 2 लाख करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, और ऑल टुगेदर सिर्फ इस एक इवेंट से ही उत्तर प्रदेश की पूरी जीडीपी को 1% कॉन्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है, सिर्फ इस एक 45 दिन के इवेंट की वजह से। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पर हर तरीके की सर्विसेज हैं। यहाँ पर चाट आपके फ्रूट वेंडर्स हैं, आपके होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होम स्टेज हैं, एवरीथिंग इज देयर। देन यू हैव फूड स्टफ, देन यू हैव जो बेचने वाले हैं, सामान बेचने वाले हैं वो लोग हैं, तो स्टॉल्स हैं, नॉर्मल वेंडर्स हैं, हर तरीके से हर कोई बेच रहा है, खरीद रहा है, पूरी इकोनॉमी चल रही है, कैश, डिजिटल, हर तरीके से। एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग एट महाकुंभ। ठीक है, तो ये जो आज ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आई है, आप इसको बहुत आराम से बैठ के पढ़िएगा। यहां से आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर यूपीएससी जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 3 कहीं पर भी आपसे या एसए में कहीं पर भी पूछता है कि किस तरीके से सेक्युलरिज्म मॉडल में या किस तरीके से हमारी सोसाइटी में महाकुंभ का क्या रेलेवेंस है, तो नेचुरली ये आर्टिकल आज आपके लिए सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस का है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उस तरीके से आपको इस आर्टिकल को आज पढ़ना है। इट इज ऑफ वेरी वेरी विद वेरी गुड फैक्ट्स। ऑलराइट, सो लेट्स टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। लास्ट लीक टुडे, तो जैसा ट्रंप ने बोला था कि वो अपनी तरफ से डिपोर्टेशंस करा रहे हैं, वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेशन हो रही है और लगभग 350-500 लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, जिनको ये डिपोर्ट करने वाले हैं, जो इलीगल माइग्रेंट के रूप में वहां पर रह रहे हैं। तो पहला तो आर्टिकल यहीं से आ रहा है, अगेन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो चीजें हैं वो न्यूज में है। ठीक है, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखिए, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया है। श्रीलंका के जाफना के अंदर एक कल्चरल सेंटर है जिसकी नींव जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रखी थी जब वो पहली बार आपके कहाँ गए थे, ही वेंट टू श्रीलंका। ठीक है, और इसको इनोग्रेट किया गया था कब, देखिए यहाँ पर लिखा है, मोदी जी ने इस कल्चरल सेंटर की नींव रखी थी 2015 में, जब वो अपनी पहली मेडन विजिट पे गए थे, और उसके बाद इस सेंटर को इनोग्रेट किया था एस जयशंकर ने वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब वो कोलंबो गए थे। $12 मिलियन की एड भारत ने दी है, ग्रांट दी है श्रीलंका को इस सेंटर को डेवलप करने के लिए। न्यूज क्या आई है, देखिए यहाँ पर इस सेंटर का नाम जो है वो सीधा सीधा रख दिया गया था तिरुवल्लुवर
दैट इज कल्चरल सेंटर, ठीक है, जाफना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो तिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर इसका नाम रख दिया था। वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया एकदम से कि ऐसा क्यों, हमारी जगह का जो है वो जिक्र भी नहीं है। दे आर सेइंग तिरुवल्लुवर, वी नो ही इज अ वेरी फेमस तमिल पोएट, ठीक है, वो सेंट रहे हैं, जो सूफी भी पोएट भी रहे हैं, उनके वर्क्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो उसका एस्पेक्ट जो है तमिलियन जो लिटरेचर है वो श्रीलंका के लोग भी उसको बहुत फॉलो करते हैं, मानते हैं, ठीक है। सो हेयर इट इज कि उस प्रोटेस्ट के बाद अब इसका नाम फाइनली जो है वो चेंज करके क्या लिख दिया गया है, जाफना तिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर। अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है जी, आपके लिए तिरुवल्लुवर पॉइंट फ्रॉम योर लिटरेचर, संगम लिटरेचर वाले से आप हिस्ट्री में से वो पढ़ लेंगे। उसके बाद इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां हमने ग्रांट के थ्रू एक सेंटर बनवाया है, कल्चरल सेंटर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके इसके की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही कि ये जाफना में है और किस तरीके से इस सेंटर को, किस तरीके से इसका नाम बदला गया है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट स्टफ इन टुडेज न्यूज़पेपर एज पर, चाहे वो नीति आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे वो आपके सीईसी का स्टेटमेंट हो दैट इज रिलेटेड टू योर सोशल मीडिया पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हमने महाकुंभ पूरा डिस्कस किया है, जिसकी स्पेसिफिक एक वीडियो भी है द्रोणाचार्य के चैनल पर, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहां से एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ऑलराइट। और आज के डिस्कशन के अंदर से, आज के न्यूज़पेपर से आपके लिए बहुत ही प्राइम चीजें निकलने वाली हैं ग्राउंड जीरो एट महाकुंभ से, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS।